नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम मैं शुरू करता हूं बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता और काफ़ी तेज बोलने वाले, काफ़ी कुछ बोलने वाले समित पात्रा के एक ट्वीट से। ये ट्वीट है 19 अप्रैल का। 19 अप्रैल, आप सोच रहे होंगे 19 अप्रैल के ट्वीट से मैं क्यों और समित पात्रा के ट्वीट से क्यों कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। तो पहले जब पढ़ देता हूं उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। 19 अप्रैल को समित पात्रा जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना वीरवार की है। आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरीके से खामोश हैं। कोई लोकतंत्र या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा है। दंगे भी क्यों, देंगे भी क्यों, ये तो संतों की मृत्यु हुई है। कौन पूछता है संतों। समित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है जब वो इस तरीके की बातें लिखते हैं तो उसके बाद जो पार्टी का एक तरीके से जो पक्ष है वो माना जाता है कि दरअसल ये पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सिर्फ समित पात्रा नहीं कह रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अचानक इतने दिनों के बाद पालघर, समित पात्रा, संतों की लिंचिंग पर क्यों बात कर रहा हूं। बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या हो गई है। इन 2 साधुओं की हत्या के बाद बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है। मैंने समित पात्रा जी के पूरे टाइमलाइन में, ट्विटर टाइमलाइन पे देखा है, वहां पर इस बारे में किसी तरीके का कोई वक्तव्य नहीं है, किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर अगर संतों की मृत्यु होती है या उनका कत्ल किया जाता है या उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है तो वो बड़ी खबर बनती है, और अगर बुलंदशहर के अंदर अगर 2 साधुओं की हत्या होती है तो वो बड़ी खबर नहीं बनती है। उस पर बीजेपी और समित पात्रा किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो जो उनके ट्वीट में ये आखिरी लाइन है, क्या आज उसको कोट नहीं करना चाहिए? कौन पूछता है इन संतों को। मेरे ख्याल से पालघर की घटना में और बुलंदशहर की घटना में जो एक बुनियादी फर्क है, और उस बुनियादी फर्क की वजह से बीजेपी और उन जैसे तमाम दूसरी पार्टियों और नेताओं का और मीडिया का एक बड़े तबके का कि जो प्रतिक्रिया है उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पालघर की घटना हुई थी, वहां पे विपक्ष की सरकार है, शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, उनको एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्यमंत्री हैं। ये बुनियादी फर्क है। जब आपकी सरकार के तहत अगर किसी साधु की हत्या होती है तो आप चुप हो जाते हैं, जब विपक्ष की सरकार के तहत किसी साधु की हत्या होती है तो फिर आप उसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं, वितंडावाद करते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ समित पात्रा की नहीं है। इस पूरे मसले को मैं एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि दरअसल हुआ क्या, महाराष्ट्र की सरकार ने उस पर प्रतिक्रिया क्या व्यक्त की, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको कैसे हैंडल कर रही है और कैसे मीडिया चुप है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील इतनी सी है कि सत्यहिंदी.com इस युग में पत्रकारिता के लिए, ईमानदारी के लिए कोशिश कर रहा है, और इसके लिए हमें तमाम दर्शकों का, तमाम पाठकों का समर्थन मिलता रहा है। हम चाहते हैं हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। यह रिश्ता और मजबूत होगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको एक बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। और अब आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। आपको याद होगा कि पालघर के मसले पर पूरे देश में हंगामा हुआ था। यह घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह को सुबह 10 बजे उठकर फोन करना पड़ा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, और उनको चिंता जतानी पड़ी थी कि आपके राज्य में 2 साधुओं को मॉब लिंचिंग कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन किया था और उस पर चिंता जताई थी। उनके प्रमुख प्रवक्ता का पक्ष मैंने आपके सामने रख दिया है।
उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे नेता हैं जिनका नाम है सुनील देवधर, पार्टी के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने आओ देखा ना था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और सीधे कह दिया कि इस सारे काम के लिए सीपीएम जिम्मेदार है। बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज जिम्मेदार हैं, और बहुत ही चतुराई के साथ ये भी कहने का प्रयास किया गया कि दरअसल इन साधुओं की मॉब लिंचिंग के लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है। यानी एक कत्ल की घटना को, मॉब लिंचिंग की घटना को पूरी तरीके से सांप्रदायिक रंग देकर महाराष्ट्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, और उसके बहाने मीडिया के एक तबके ने सीधे सीधे सोनिया गांधी पर हमला किया। और रिपब्लिक टीवी के संपादक ने तो यहां तक कह दिया कि ये सब कुछ इटली के इशारे पर हो रहा है, ताकि सोनिया गांधी जो है वो इटली को ये बता सके, इटली के लोगों को बता सके कि देखिए एक राज्य में मेरी सरकार आई और किस तरीके से हमने किया। और ये बताने का प्रयास किया गया कि दरअसल हिंदू कौम जो है वो कितनी कमज़ोर हो गई है, और हम उसे कमज़ोर नहीं हो रही। ये सारे शब्द मेरे नहीं, ये सारे शब्द टीवी चैनल्स पर चले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग, मीडिया का ये तबका आज चुप क्यों है? बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुप क्यों हैं? देश के गृह मंत्री बुलंदशहर की घटना पर फोन क्यों नहीं करते हैं? मजेदार बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके कहा है कि हम इस घटना में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जैसी कि कार्रवाई हमने अपने यहाँ की है, और इस पूरे मसले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं किया जाएगा। संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के बड़े करीबी है, उन्होंने कहा यह भयानक घटना है, भयंकर घटना है। 2 साधुओं की हत्या हुई है यूपी के बुलंदशहर में एक मंदिर में। मेरी सबसे अपील है कि इस मामले को सार्वजनिक सांप्रदायिक न किया जाए, और जिस तरीके से हमारी सरकार ने इस मामले को निपटाने का प्रयास किया, उस तरीके से आपकी सरकार भी इस मसले को निपटाने का प्रयास करे। प्रियंका गांधी को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि यूपी में हत्या का राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। इन दोनों घटनाक्रमों ने इस देश का एक बहुत ही, इस देश के राजनीति का और इस देश के मीडिया का एक बहुत ही विद्रूप चेहरा हमारे सामने रख दिया है। वो विद्रूप चेहरा क्या है कि वैसे संविधान की नजर में अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी के साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए। जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वह महाराष्ट्र के अंदर हो, वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, वो बिहार के अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में हो ये गया कि घटना कोई भी हो, बिना जांचे परखे उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। बीजेपी की तरफ से भी की जाती है, सरकार की तरफ से भी की जाती है, और मीडिया का एक तबका तो किसी भी हद तक चला जाता है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहीं होती, कहीं और होती, तो आज आपको सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और न जाने कहाँ व्हाट्सएप में तो अब तक आग लग गई होती, और ये कहा गया होता है कि देखो हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो गया है, और ये करने वाले कौन लोग हैं, ये लिबरल गैंग चुप है, ये लेफ्टिस्ट गैंग चुप है, और ये पाकिस्तान परस्त लोग चुप हैं। चूंकि इसमें मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोग चुप हैं, और ये लोग हिंदुओं के हमेशा खिलाफ रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आज की तारीख में बुलंदशहर में जो घटना हुई है, वहाँ भी 2 साधुओं का कत्ल हुआ है। कत्ल करने वाला शख्स पकड़ा गया है। वहाँ की सरकार ने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और वहाँ के पुलिस ने यह कहा है कि इस घटना का कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है, ना उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जानी चाहिए। कायदे से इन तमाम लोगों को पालघर की घटना के इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए था। जिस घटना को कहा गया कि उसको मुस्लिम तबके ने किया, या क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया, या सीपीएम के लोगों ने एनसीपी के साथ मिलकर किया, हकीकत ये है कि उस पालघर में उस पंचायत की प्रमुख बीजेपी की एक नेता थी जो पिछले 10 साल से थी, जिन्होंने कहा कि हमने इस घटना को रोकने की कोशिश की और हम कामयाब नहीं हुए। हमारे साथ एनसीपी के नेता ने भी रोकने की कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हुए। वहाँ की
पुलिस ने कहा कि इस घटना का कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है। वहाँ की सरकार ने 110 लोगों की लिस्ट जारी की, उसमें से ज़्यादातर जो बताया गया कि उसमें ज़्यादातर मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों में से बीजेपी के लोग थे या बीजेपी के सिंपैथाइजर थे या समर्थक थे, जो कोई भी हो, कम से कम उनमें से एक भी अल्पसंख्यक तबके का नहीं था। उसमें से कुछ माइनर थे, यानी वो बच्चे जो नाबालिग थे। लेकिन बिना किसी घटना के इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, विश्लेषण किए हुए फौरन घटना को राजनीतिक रंग दे देना और उस पर टीवी चैनल के कूद कर विपक्ष की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर देना, सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहरा देना, ये आज की राजनीति का और आज के पत्रकारिता का सबसे विद्रूप स्वरूप है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें अर्नब गोस्वामी जी गिरफ्तार हुए हैं। निश्चित तौर पर माफ करिएगा, अर्नब गोस्वामी जी से पूछताछ हो रही है। एक पत्रकार के साथ क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या पत्रकार की भूमिका जो है वो पत्रकार की होनी चाहिए या प्रोपेगेंडिस्ट की होनी चाहिए, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या किसी पत्रकार को किसी घटनाक्रम के विश्लेषण करने के पहले पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेनी चाहिए और बिना जांच पड़ताल किए ही उस पर कूद पड़ना चाहिए, ये विश्लेषण मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अंत में एक सवाल ये है कि इस देश में ना तो पत्रकारिता जीवित रहेगी और ना ही राजनीति, अगर हर घटनाक्रम को सिर्फ सांप्रदायिक नजरिए से देखने की कोशिश की जाएगी। अगर हमारी सरकार है तो हम उसके सारे कुकर्मों को बचाने का प्रयास करेंगे, अगर विपक्ष की सरकार है तो उसके सारे सत्कर्मों पर भी हम पानी डालेंगे। अगर ये प्रक्रिया चलेगी तो फिर देश के लिए आने वाले दिन संकट भरे होंगे, कोरोना हो या ना हो। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।